हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष कुमार यादव और इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स तक खत्म कर लिया है। आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन को। ठीक है, तो इस यूनिट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, इन दो चीज़ों के बाद जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक, जिसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट को वाइंड अप कर लेंगे। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा इस यूनिट में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक आज को। ठीक है, तो देखिए जो सेल साइकिल है उसकी दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। ठीक है, कितनी फेजेस हैं? दो फेजेस हैं। कौन कौन सी? पहली इंटरफेस और दूसरी है एम फेज। कौन सी है? इंटरफेस एंड एम फेज। ठीक, दो फेजेस हैं, इंटरफेस एंड एम फेज। ठीक, तो देखिए ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ इंटरफेस और ब्लू ये इस स्काई ब्लू कलर से, रेड कलर से, ब्लू कलर से होते हुए यहाँ पे ग्रीन पे खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक, सो ये इतना पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन जो है ये है इंटरफेस का। ठीक है, क्या है? इंटरफेस। और ये ग्रीन वाला पोर्शन जो छोटा सा है ये है एम फेज। ठीक, बस यही दो है, एक ये है और एक ये है। दो फेजेस हैं सेल साइकिल में। ठीक, सेल साइकिल में कितने फेजेस हैं? दो फेजेस हैं, इंटरफेस और एम फेज। ठीक, एम फेज जो है, एम फेज है डिवीजन फेज। क्या है? डिवीजन फेज। और इंटरफेज है वो रेस्टिंग फेज है। क्या है? रेस्टिंग फेज है। ठीक, तो इंटरफेज जो है मेजरली तीन सब फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक, कौन कौन सी? G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक, इनका मतलब क्या होता है? G1 का मतलब होता है गैप वन फेज। क्या होता है? गैप वन फेज। ठीक है, क्या है? गैप वन फेज। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। क्या होता है? सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज। ठीक, एस फेज का मतलब। एंड G2 का फेज का मतलब होता है गैप टू फेज। क्या होता है? गैप टू फेज। अब इन फेजेस का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। देखिए एम फेज में क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? सेल का डिवीजन। ठीक, एम फेज में। और इंटरफेज में उस डिवीजन के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होता है। ठीक, वो होता है इंटरफेज। तो G1 फेज जो होता है इंटरफेज का सबसे पहला फेज है और इसमें प्रिपरेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक, वहीं अगर प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाता है G1 फेज में तो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट बढ़ाया जाता है, डबल किया जाता है। देन एस फेज के बाद आता है G2 फेज और G2 फेज में होता है, G2 फेज में एम फेज के लिए प्रिपरेशन होता है। ठीक, G2 फेज में चेक किया जाता है कि अब जो है हमारा सेल रेडी है कि नहीं जाने के लिए डिवीजन में। ठीक, तो देखिए अब डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए जैसे आपके पास दो स्टूडेंट हैं। ठीक, जैसे आपके पास दो स्टूडेंट है और आप टीचर हैं और आपके पास एक नोट्स की कॉपी है। ठीक, तो आपको इन दोनों ही स्टूडेंट्स को नोट्स बांटने हैं। ठीक, तो कैसे बांटेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने नोट्स को आधा आधा करके दे दें, ऐसा नहीं होगा ना। तो आप नोट्स की फोटोकॉपी करवाएंगे और एक को दे देंगे और दूसरा के पास पुराना वाला नोट्स होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए तो हमारे बॉडी के साथ भी होता है कि जो एक प्रॉपर पुराना सेल होता है, एग्जिस्टिंग सेल, वो क्या करता है अपनी पुरानी डीएनए कॉपी को एक के पास भेजता है और दूसरी डीएनए कॉपी को जो कि बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू उसको दूसरे सेल के पास भेज देता है। ठीक, तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। और डीएनए का जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस है? डीएनए होगा तभी तो सारा काम होगा, क्योंकि डीएनए हैज ऑल द इंफॉर्मेशंस व्हिच आर ट्रूली रिक्वायर्ड फॉर अ सेल। ठीक, अब देखिए G1 फेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, G1 फेज में क्या क्या होता है? पहली तो रिकवरी होती है इसके प्रीवियस डिवीजन से। ठीक, क्या क्या चीज़ें मतलब छूटी थी वो सारी चीज़ें होंगी, मतलब जो चीज़ें कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद सेल डबल इट्स ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स को डबल करता है। सेल ग्रोज इन साइज एंड एक्यूमुलेट्स रॉ मटेरियल्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक, ये होता है काम G1 फेज में। अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं G1 फेज को। ठीक है,
तो जीवन फेज में सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या होता है, कलर हम लोग डिफरेंट चेंज कर लेते हैं। तो जीवन फेज में क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस। और किन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन्स का जो कि फर्दर चेंज होती है एंजाइम्स में, और वो एंजाइम्स में जो कि ट्रूली रिक्वायर्ड है डीएनए सिंथेसिस के लिए। एंजाइम्स लाइक topoisomerase, helicase, DNA polymerase, all the enzymes are required for DNA synthesis. So मैंने बताया GM1 phase is the preparation phase for DNA replication which is going to be taken place in the S phase। ठीक है, तो DNA synthesis के लिए enzymes का formation कहाँ होगा, G1 phase में होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आरएनए सिंथेसिस का। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस क्यों जरूरी होता है, देखिए आरएनए में प्रॉपर 3 आरएनए बताया था, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ठीक, अब ये तीनों आरएनए अवेलेबल होंगे पहले से, तब तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो पहले ये होगा आरएनए सिंथेसिस, देन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो उसका साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल का साइज इंक्रीज होता है। रॉ मटेरियल का साइज नहीं होगा तब तक कैसे सेल डीएनए एप्लीकेशन में जाएगा, नहीं जा सकता ना। रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, लाइक फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए, पेंटोज शुगर होना चाहिए, और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस होने चाहिए, देन एक प्रॉपर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक, उसके बाद फाइनली जब ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, देन सेल का साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट फेज है एस फेज। इंटरफेज में ही एस फेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस फेज को मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और इस फेज में मेजर होता है डीएनए एप्लीकेशन और प्रोटीन्स जो एसोसिएटेड है डीएनए एप्लीकेशन के साथ में। ठीक, तो देखिए इस फेज में सबसे पहले डीएनए एप्लीकेशन होता है। डीएनए एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन हो चुका है जीवन फेज में, जिसके बाद अब यहाँ पे केवल और केवल रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है डीएनए का थ्रू द डीएनए एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद सेंट्रियोल डिवीजन होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल का भी डिवीजन होता है, और सेंट्रियोल का डिवीजन केवल और केवल एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देन मैंने कौन कौन से प्रोटीन जो होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं डीएनए एप्लीकेशन के लिए, प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, तो जैसे डीएनए का फॉर्मेशन हो गया और उसके फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने बताया था कि स्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है और ये एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेशन होता है स्टोन प्रोटीन्स का। फिर फाइनली आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज को एक चेक पॉइंट माना जाता है। ठीक है, ये एक चेक पॉइंट होता है कि अब हमारा जो सेल है वो डिवीजन में जाना चाहता है। अब सारी चीजें आप चेक कर लीजिए, जो जो चीजें अभी भी गड़बड़ हैं उसको सही कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए डीएनए एप्लीकेशन हुआ एस फेज में। ठीक, एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन हुआ है, और ये मान लिया गया कि यहाँ पे जो डीएनए एप्लीकेशन हुआ था वो इसमें बहुत सारी एरर्स थी। ठीक, तो डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड जो दूसरा डीएनए बना है वो इतना प्रॉपर नहीं है कि उसको एक नया सेल में भेजा जा सके। अगर भेजा जाएगा तो काफ़ी सारे म्यूटेशंस हो सकती हैं, प्रॉपर डिवीजन नहीं हो सकता आगे चल के। ठीक, तो इसलिए G2 फेज में क्या होगा, इसके लिए चेक होगा। ठीक है, तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन गलत तरीका से हुआ है तो फिर से वहीं पे रोक लिया जाएगा सेल साइकिल को। ठीक, और सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, और फिर इसके बाद वो सारे नेसेसरी स्टेप्स होंगे जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो होगा एम फेज। ठीक है, एम फेज। और इसके अलावा G2 फेज में देख लीजिए थोड़ा सा और क्या होता है इंपॉर्टेंट चीजें। तो देखिए इसमें यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है टिब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो कि आगे चल के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो डीएनए का क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा। इसके बाद एटीपी का सिंथेसिस होगा, मतलब सारा चीज हो जाए और एटीपी ही नहीं होगा, तो एटीपी तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना हर एक चीज में, सारा कुछ एक्टिव प्रोसेस है, active processor. That's why ATP is required for each and every step of division. Then RNA synthesis, RNA प्रेजेंट होगा तभी तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ये तो अभी मैंने बताया था आपको। ठीक,
अब आते हैं हम लोग एम फेज में, ठीक है। एम फेज में प्रॉपर 2 स्टेप्स होते हैं, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो ऐसा डिवीजन जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इसमें डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए 2 तरीके की डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक। माइटोसिस में याद रखिएगा हमेशा 1 से 2 सेल बनेगा, ठीक, और मियोसिस में 1 से 4 बनता है, ठीक है। मियोसिस एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन होता है, माइटोसिस एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन मीन्स डीएनए कंटेंट जो होता है क्रोमोसोम होता है हाफ हो जाता है, मीन्स जैसे ये डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड कोई है एक एग, ठीक है, और इसमें अगर मियोसिस हुआ तो जो जाइगोट बने जो इसमें बनता है स्पर्म और ओवा वो हैप्लॉइड बनता है, ठीक है, क्या बनता है हैप्लॉइड, ठीक। बट यहाँ पे माइटोसिस में जैसे डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये एक चीज याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन, ठीक है। तो बाद में होता है सेल का डिवीजन, ठीक। सेल का डिवीजन नहीं मतलब प्रॉपर सेल का डिवीजन नहीं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तभी तो सेल का डिवीजन होगा। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ ही जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था वो दोनों अलग अलग साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये है माइटोसिस फेज, ठीक। तो सेल साइकिल में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप इस तरीके से टोटल होती है। पहला होता है एम फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। कभी कभी आपको एम फेज के बाद यहाँ पे एक और स्टेप दिखाई देगा, दैट इज G0 फेज, ठीक है, या G0 फेज, ठीक। और इस फेज को बोला जाता है रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज, ठीक। तो ये भी एक फेज है। अगर कभी कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द जनरल सीक्वेंस फॉर सेल साइकिल, तो आपको बताना है एम फेज, स्टार्ट करना G0 फेज से, G0 फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है माइटोसिस या फिर एम फेज के ऊपर, ठीक। तो एम फेज के ऊपर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वॉच, लेट्स wait for that session. Thank you so much. Thanks for watching this lecture.